Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Here we will discuss about the new kalpa that is called as a Sapta Amrit law. Okay, so as you all know that we are dealing with the formulation, we are dealing with the kalpana that is called as a kalpate samarthyam hi upashyate iti kalpana. Okay, so the formation of new form of medicine. So how it is formed, वो कैसे बनता है? So by changing the sequence of the drug, or you can say that by changing the proportion of the drug, or you can say that by changing the drug. Okay, so after the combining of two or more than two drug, okay, so there is a result in the formation of new form of medicine, new change of medicine. Okay, that is called as a kalpa, that is called as a kalpana. So in that same manner there is a one famous kalpa in our market that is called as a सप्त अमृत लॉ. सो यहाँ पे नेम सजेस्ट कर दे रहा है हमें मीनिंग इसका क्या है. सो सप्त अमृत लॉ मतलब सप्त मतलब होता है सेवन, अमृत मतलब जो नेक्टर जिसे हम बोलते हैं, जो कि हमारे किसी भी काइंड्स ऑफ ड्रीम्स, यानी कि जो बॉडी के जो ड्रीम्स होते हैं, बॉडी के कौन से ड्रीम्स, उससे हमेशा स्वास्थ्य बनाए रखना, बॉडी में जितने धातु हैं उसकी पुष्टि बने रहना. ओके, तो ये बॉडी के ड्रीम्स होते हैं. तो सेवन काइंड्स ऑफ जो हमारे यहाँ पे सेवन मटेरियल यानी कि सेवन जो ड्रग्स हैं, और अमृत मतलब ये अमृत तुल्य है, यानी कि नेक्टर लाइक ऐसे वहाँ पे हम उसको रिजम्बल कर सकते हैं. ओके, और लौह मतलब यहाँ पे बताया कि हम यहाँ पे आयरन भस्म के यूज़ करते हैं, मतलब लौह भस्म का यूज़ करते हैं. ओके, तो लौह भस्म एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसके अंदर होता है. दैट्स वाई इस कल्प का नाम जो है सप्तामृत लौह यूज़ किया गया है. इसके अंदर 7 इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो कि अमृत के समान होते हैं, और लौह जो होता है यानी कि लौह भस्म यानी कि आयरन भस्म जो होता है उसके अंदर, वो ऐसा मेन इंग्रेडिएंट उसके अंदर रहता है, इसलिए हम इस कल्प का नाम सप्तामृत लौह बोलते हैं. ओके, so let's continue with our today's topic that is called as a Saptamrit law. Okay, so first of all we read about that sloka. Okay, so you all know that before starting our any kind of kalpa, any kind of lecture, okay, any kind of video lecture, so I just read about the sloka. Okay, go throughout the slok. So slok is nothing but the madhukam trifala churnam ayorajah samam lihan मधु सर्पीयुतम सम्यक गव्यम क्षीरम तु पिबेदनु. ओके, वंस अगेन रीड आउट दिस श्लोक. मधुकम त्रिफला चूर्णम अयोरज. ओके, हियर संधि इज देयर. अयोरज समम लिहन मधु सर्पीयुतम सम्यक गव्यम क्षीरम पिबेदनु. ओके, तो मधुकम मतलब यष्टि मधु. ओके, तो ग्लाइकेरेजा ग्लेबरा. ओके, तो मधुकम यष्टि मधु जिसे हम बोलते हैं, मुलेठी जिसे बोलते हैं, तो मुलेठी के जो मूल होते हैं उनका चूर्ण है, उनका पाउडर. ओके, त्रिफला चूर्णम. त्रिफला चूर्णम मतलब त्रिफला, हरितकी, विभेदकी और आम्लकी, जो कि 3 फल के योग से जो योग बनता है, जो मिश्रक बनता है. ओके, जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम बोलते हैं त्रिफला. तो त्रिफला में 3 फल का योग होता है. हरितकी दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेलिया चेबुला, और विभितकी टर्मिनेलिया बेलेरिका, एंड वहाँ पे आम्लकी यानी कि एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, ये सभी इसके लैटिन नेम है. ओके, तो हरितकी, विभितकी, आम्लकी, ये तीनों अलग अलग प्लांट के फल होते हैं. इन तीनों फलों को कंबाइन करने के बाद जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट बन रहा है उसको हम बोलते हैं त्रिफल. तो मधुकम त्रिफला चूर्णम, इनके त्रिफला यानी कि इन तीनों फलों के चूर्ण. ओके, तो त्रिफला चूर्ण मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल रहता है. तो मधुकम यानी यष्टि मधु के मूल का चूर्ण, त्रिफला चूर्ण. ओके, तीनों फलों के चूर्ण. अयोरज, अयोरज मतलब वहाँ पे जो लोह भस्म मैंने अभी बताया जस्ट आपको कि लोह भस्म आयरन भस्म का हम यूज़ करते हैं. तो आयरन बहुत सारे हमारे यहाँ पे धातुओं के भस्म का यूज़ करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन. ओके, तो कल्पों में हम भस्मों का भी यूज़ करते हैं, वो चाहे खनिजों के भस्म हो या तो वो धातु के भस्म हो. यहाँ पे जो लोह भस्म यूज़ किया गया है वो धातु भस्म है. हम यहाँ पे अभ्रक भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म यहाँ पे तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम कोई भी कल्प बनाते समय वहाँ पे हम खनिज भस्म जैसे कि अभ्रक भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, वैक्रांत भस्म, ओके, काशीस भस्म, तो अलग अलग हम भस्मों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन इस कल्प में हमने धातु भस्म का यूज़ किया गया है, जैसे कि स्वर्ण धातु भस्म हम बोलते हैं, देन रौप्य धातु भस्म, देन इन दैट सेम मैनर हम नाग भस्म बोलते हैं, वंग भस्म बोलते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग हम अयोरज मतलब यहाँ पे हम लोह भस्म मतलब जो लोहा एक जिसे हम बोलते हैं आयरन जो बोलते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ धातु होता है. तो उनके भस्म यानी कि लोह भस्म आयरन भस्म का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. रज मतलब होता है उनके भी पाउडर, यानी कि लोह भस्म का पाउडर जो होता है उसको हम बोलते हैं अयोरज. ओके, समम लिहन, तो जितना क्वांटिटी में ये लिया गया है उतना ही हमें लेना है इन तीनों को.
तो 3 मतलब यहाँ पे त्रिफला में 3 ऑलरेडी आ गया, तो 3 त्रिफला में मधु का मतलब 1 4 हो गया, और अयोरज लोह भस्म में कितना हो गया 5 हो गया। अभी रिमेनिंग 2 इंग्रेडिएंट हमारे बच गए, क्योंकि कल्प का नाम सप्त अमृत लोह है, यानी कि 7 इंग्रेडिएंट जो कि अमृत तुल्य बताए गए हैं। ओके, तो मधु सर्पी युतम, तो मधु मतलब होता है हनी और सर्पी मतलब होता है गोघृत यानी कि घी। ओके, तो इन दोनों के जो ऐसा जो लिक्विड मीडिया हम किसी भी कल्पना को बनाते समय ऐसा भावना जो भावित द्रव्य का यूज़ करते हैं हम इस कल्प में मधु और सर्पी यानी कि हनी और घी का यूज़ करेंगे एज अ लिक्विड मीडिया। ओके, तो इन सभी के चूर्ण को एक खल्प यंत्र में लेने के बाद आपको मधु और सर्पी ये दोनों को डालना है एज पर रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर है भावना प्रोसीजर के लिए उतना आपको क्वांटिटी में डालना है। तो मधु और सर्पी, मधुक यानी कि त्रिफला, मधुक यानी कि यष्टि मधु मुलेठी जिसे हम बोलते हैं उसका चूर्ण, त्रिफला का चूर्ण और लोह भस्म का चूर्ण, इन पांचों को मिलाकर इनके पाँचों के चूर्णों को एक खलबंत्र में मिलाना है, और ऐसा भावित द्रव्य ऐसा लिक्विड मीडिया हमें मधु और सर्पी यूज़ करना है और मर्दन करना है। तो मर्दन करने के बाद जो अल्टीमेटली हमें छोटे छोटे पिल्स बनाने, छोटे छोटे टैबलेट लाइक गोल गोल स्ट्रक्चर बनाना है, उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम सप्तामृत लौह की टैबलेट्स बोलते हैं। ओके, तो बाद में हमें इसे ऐसे हॉट वाटर के साथ उष्ण जल या फिर हम इसके अलग अलग अनुपान बताएंगे कि आप हनी के साथ लो, या तो आप दूध के साथ लो, या तो आप वहाँ पे घी के साथ भी ले सकते हो। ओके, तो अलग अलग वहाँ पे अनुपान बताएगा कि ड्रग लेने के बाद ड्रग आपको किसके थ्रू लेना है, या फिर आपने ड्रग ले लिया गर्म पानी या फिर ठंडे पानी के साथ आपने ले लिया, उसके बाद में हमें क्या लेना है उसको हम बोलते हैं अनुपान। ओके, तो गव्यम क्षीरतु पिबेदनु, श्लोक में आया है कि आपके गाय का जो दूध होता है, क्षीर मतलब दूध यानी कि मिल्क, उसको लेना है। ओके, तो इस कल्प का इस्तेमाल करते समय हमें गव्यम क्षीरतु पिबेदनु, ओके, तो गाय के मिल्क का यूज़ करना है। तो मधुकम त्रिफला चूर्णम अयोरज समम लिहन मधु सर्पयुतम सम्यक गव्यम क्षीरम तु पिबेदनु। इसका जो रेफरेंस है भैंसज रत्नावली शूल रोग अध्याय में से 13th अध्याय है शूल रोग, और 130th नंबर ऑफ श्लोक वहाँ से ये निकाला गया है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर मेन डिटेल पार्ट ऑफ दिस कल्प। ओके, दैट इज कॉल्ड एज सप्तामृत लॉ। सो द कंटेंट इज नथिंग बट दैट इज एक पार्ट यष्टि मधु चूर्ण लिया है, यानी कि अगर 10 ग्राम यष्टि मधु चूर्ण लिया है मैंने, सो नॉट 10 ग्राम, अगर मैं 15 ग्राम समझिए चूर्ण मैंने लिया यष्टि मधु यानी कि मुलेठी का चूर्ण लिया, उनके मूलों का चूर्ण, यष्टि मधु के हम मूलों का यूज़ करते हैं, नॉट पत्ते नॉट कांड। ओके, डायरेक्टली हम इनके मूलों का चूर्ण करते हैं। तो यष्टि मधु के मूलों का चूर्ण, मूल मतलब रूट, तो यष्टि मधु के जो रूट होते हैं, जो जड़ होते हैं, उनके हम चूर्णों का यूज़ करते हैं। और एक पार्ट त्रिफला चूर्ण, एक पार्ट त्रिफला चूर्ण मतलब अगर 15 ग्राम मैंने यष्टि मुलेठी का चूर्ण लिया है, तो त्रिफला में जो 3 इंग्रेडिएंट आए, यानी कि हरितकी के फल का 5 चूर्ण 5 ग्राम, विवितकी के 5 ग्राम और आमलकी के 5 ग्राम, तो टोटल जो बनता है 15 ग्राम त्रिफला चूर्ण। ओके, और लोह भस्म इन दैट सेम मैनर 15 ग्राम हमें लेना है। ओके, तो 15 ग्राम मुलेठी चूर्ण, 5 ग्राम आमलकी चूर्ण, 5 ग्राम विवितकी फल चूर्ण और 5 ग्राम हरितकी फल चूर्ण। ओके, तो 3 यहाँ पे ये हो गया त्रिफला के कंटेंट, एक यष्टि मधु का कंटेंट, तो 4 हो गए, और लोह भस्म एक होता है 5। ओके, और बाद में एज अ लिक्विड मीडिया हमें जो कोई भी लिक्विड मीडिया नॉर्मली हम एलोवेरा यूज़ करते हैं, त्रिफला क्वाथ यूज़ करते हैं, द्राक्षा क्वाथ यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लिक्विड मीडिया ऐसा यूज़ नहीं किया गया है। डायरेक्टली हमें हनी या फिर सर्पी का यहाँ पे रेफरेंस आया हुआ है हमारे शास्त्र में। ओके, तो हनी मतलब शहद होता है और सर्पी मतलब होता है गोघृत। तो एज़ पर रिक्वायर जितना भावना प्रचुर के लिए चाहिए आपको दोनों इन सभी चूर्णों को भावना करना है, और क्या करना है यहाँ पे आपको इक्वली लेना है। ओके, वही मैंने बताया, पाउडर अलग अलग बना लेना है, और बाद में खलयंत्र में मिलाने के बाद आपको छोटे छोटे सर्कुलर पिल्स बनानी है और उसको सुखा देना है इन एक्सपोजर ऑफ सन रेस। ओके, यानी कि सनलाइट में आपको सुखा देना है, तो ड्राई कर देना है, और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सप्त अमृत लॉ, दैट इज कॉल्ड एज सप्त अमृत लॉ। ओके, तो त्रिफला हैज़ हरितकी विविधकी आम्लकी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद देयर अनुपान मात्रा एंड देयर इंडिकेशन एज वेल। ओके, सो जो उसकी मात्रा जो बताई गई है 2 रत्ती से 4 रत्ती बताई गई है। एक रत्ती मतलब 125 मिलीग्राम, तो 2 रत्ती मीन्स 250 मिलीग्राम, एंड द 125 मिलीग्राम इंटू 4 दैट इज कॉल्ड एज 1000 मिलीग्राम, दैट इज कॉल्ड एज 1 ग्राम। ओके, तो फ्रॉम 125 मिलीग्राम वी कैन टेक दैट 125 मिलीग्राम टू 1 ग्राम, क्योंकि इसकी क्वांटिटी
5 to 6 ग्राम इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि इसमें लोह भस्म का इस्तेमाल किया गया है। लोह भस्म ये ऐसा नॉर्मली डे टू डे डेली लाइफ में इस भस्म का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये मेटेलिक है। ओके, तो मेटल के भस्म है यानी कि धातु भस्म है, जो कि बॉडी में जाने के बाद अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो डिपॉजिट होता है। जो विसरल ऑर्गन जो होते हैं हमारे, जो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं सच एज लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, ओके, तो वहाँ पे इनका डिपोजिशन होता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी हमेशा कम बताई जाती है। तो मात्रा होती है 2 रत्ती से 4 रत्ती। इसका जो अनुपान होता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि गव्यम छिरतु पिबा देनु, नॉर्मली मिल्क का यूज़ करते हैं लेकिन हम घी और हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेशन जो बताया गया है इसका यूज़ हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए, नेत्र टॉनिक के लिए बताया गया है क्योंकि त्रिफला जो होता है त्रिफला से हम त्रिफला घृत बनाते हैं यानी कि मेडिकेटेड ऑयल बनाते हैं, मेडिकेटेड घृत बनाते हैं। तो त्रिफला घृत जो होता है वो नेत्र तर्पण के लिए यूज़ करते हैं, नेत्र धारा में यूज़ करते हैं। वहाँ पे नेत्र एज अ टॉनिक फॉर आइस के लिए हम त्रिफला का यूज़ करते हैं और इस कल्प में त्रिफला होने की वजह से इस कल्प का यूज़ हम एज अ नेत्र टॉनिक कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम रिलेट टू द नेत्र प्रॉब्लम सच एज तिमिर यानी कि आंखों के सामने अंधेरापन आ रहा है, अक्षिशोध, ओके, तो अगर आपके आँखों में कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, वहाँ पे नेत्र विजन प्रॉब्लम, देयर इज़ अ मायोपिया, हेट्रोमायोपिया, अनप्रेसबायोपिया, इफ देयर आर इफ such kind of problem are seen, okay, so we can use this kalpa for that particular illness, okay, so that is called as it act as a netra tonic due to the presence of this having the त्रिफला, okay, तो जो आम्लकी होता है, बिबितकी होता है, हरितकी होता है, तो इसके योग से जो त्रिफला बनता है वो एज अ नेत्र टॉनिक, एज जो आई के जो प्रॉब्लम रहते हैं वो उसको हील करता है, ओके। In iron deficiency anemia we can use this particular kalpa, that is called as a in पांडु व्याधि we can use। तो पांडु व्याधि अगर अनीमिया से अगर हुआ है तो नॉर्मली जो अनीमिया होता है वो नॉर्मली आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। ऐसे तो अनीमिया बहुत सारे टाइप्स हैं, मेजोप्लास्टिक अनीमिया है, परनेशियस अनीमिया है, ओके, हीमोरेजिक अनीमिया है, ओके, एप्लास्टिक अनीमिया है, लेकिन इन सभी टाइप्स में से जो हमारा जो मेन टाइप्स हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, आयरन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। आयरन से हीम पार्ट बनता है और हीम पार्ट जो होता है ग्लोबिन पार्ट के साथ अटैच होके हमारा क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। तो हीमोग्लोबिन की अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट के लिए क्या बन रहा है हमारा, वहाँ पे आयरन की रिक्वायरमेंट है और आयरन जब तक नहीं मिलेगा हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी की कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि आरबीसी अपना जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स लेके जाना और ऑक्सीजन को लंग्स टू टिश्यू लेके आना, ये पाथवे, ये साइकिल नहीं हो पाएगा, ओके, ये साइकिल स्टॉप हो जाएगा। तो वही कहने का मतलब है इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक आरबीसी के प्रॉपर आरबीसी सेल्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए, एर्थ्रोपोइसिस आरबीसी के फॉर्मेशन करने के लिए, ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे इस कल्प का यूज़ करते, ओके। फॉर हेयर ग्रोथ एंड स्किन कॉम्प्लेक्शन वी कैन यूज़ दिस बिकॉज इट हैज़ द आम्लकी ये पित्त शामक द्रव्य होता है, ओके। तो नॉर्मली जो त्रिफला होता है वो त्रिदोष शामक होता है यानी कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों को बैलेंस करता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस आम्लकी जो कि पित्त शामक द्रव्य होता है और वो हेयर टॉनिक होता है, जैसे कि त्रिफला टोटल जो होता है नेत्र टॉनिक होता है, इन दैट सेम मैनर जो आम्लकी होता है, आम्लकी विशेषतः पित्त शामक, ओके। तो पित्त शामक होने की वजह से वो पित्त को बैलेंस करता है और ड्यू टू द बैलेंसिंग ऑफ द पित्त दैट इज़ अ रंजक पित्त वहाँ पे बैलेंस हो जाता है, हमारे जो लीवर में जो सीक्रेट होता है, ओके। तो रंजक पित्त ही हमारे जो रस धातु होता है उसको कलर करता है और ड्यू टू दैट रक्त धातु की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो रंजक पित्त वहाँ पे हैम्पर हुआ रहता है और ड्यू टू दैट जो बालों के जो कलर होते हैं वो वहाँ पे जल्दी गिरते हैं और वो उनका कलर जल्दी वाइट हो जाता है। तो उनके रंजक पित्त को यानी कि जो रंजक पित्त के फॉर्मेशन को, रंजक पित्त के प्रॉपर वर्क को बैलेंस करता है कौन, आम्लकी, ओके। तो इसलिए इन फॉर हेयर ग्रोथ एंड स्किन कॉम्प्लेक्शन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इन श्वेत व्याधि यष्टि मधु जो होता है इन्फ्लेमेशन प्रिवेंटर, इन्फ्लेमेशन इनिबिटर कौन, यष्टि मधु, मुलेठी चूर्ण इन्फ्लेमेशन प्रिवेंटर होता है, इन्फ्लेमेशन को वो निवारण करता है। तो दैट्स वाई वी कैन यूज़ दिस इन श्वेत व्याधि ऑल्सो। इन एनोरेक्सिया मतलब दैट इज कॉल्ड एज अ लो एपेटाइट और नॉट डिज़ायर टू ईट समथिंग, ओके, अरुचि जिसे हम बोलते हैं, तो उस व्याधि में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। भोजन लेने की कोई इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पे
जो त्रिदोष शामक जो एक्टिविटी जो बताई गई है वो ऐसा रसायन एक्टिविटी भी है, ऐसा रसायन एक्टिविटी भी करता है वो, दीपन पाचन का भी एक्टिविटी करता है, और दैट्स वाई वहाँ पे अलग अलग फंक्शन हमारे बॉडी में होती है, अरुचि जैसे प्रॉब्लम वो डिले हो जाता है। ओके, तो ये लास्ट स्लाइड रिगार्डिंग आवर सप्तामृत लॉ। तो मेनली फॉर आई रिलेटेड साइट इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स के लिए हम इस कल्प का यूज़ करते हैं। ओके, तो यू कैन यूज़ फॉर दिस आई प्रॉब्लम। ओके, तो नॉट प्रॉपर एर्थ्रोपोइसिस अगर रहेगा तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आरबीसी हमारा अगर वहाँ पे इमैच्योर हो रहा है, ओके, तो मैच्योर आरबीसी होते समय हीमोग्लोबिन फुल्ली डेवलप हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन ही फुल्ली डेवलप नहीं रहेगा तो इमैच्योर आरबीसी बनेगा। सो नॉट प्रॉपर एर्थ्रोपोइसिस के हम ऐसे वहाँ पे उसके लिए हम सप्तामृत लॉ का यूज़ कर सकते हैं। फॉर हेयर एंड स्किन कॉम्प्लेक्शन एज वेल हम इस कल्प का यूज़ करते हैं। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर सप्तामृत लॉ। यहाँ पे 7 इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो कि अमृत तुल्य होते हैं, अमृत समान बताए गए हैं इसको, इसलिए इस कल्प का नाम सप्तामृत लॉ बताया गया है। और जो लौ होता है, जो आयरन भस्म होता है, वो ऐसा मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इस कल्प का नाम सप्तामृत लॉ ऐसा बोला गया। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।